हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने जनरेटर के प्रकारों के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है कम्यूटेशंस। दोस्तों, डीसी मशीन्स के अंदर एक कम्यूटेशंस नाम का दोष होता है और इस दोष के कारण डीसी मशीन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस दोष को दूर करने के लिए हम किन 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 विधियों का उपयोग करते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये जो कम्यूटेशंस होता है वो डीसी मशीन्स चाहे मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों के अंदर क्या होता है, ये दोष विद्यमान रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्यूटेशंस क्या होता है और इस कम्यूटेशंस के कारण डीसी मशीन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ये आपको डायग्राम के अंदर एक दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी डीसी मशीन्स है। ये आपकी फील्ड पोल है। इन फील्ड पोल के अंदर ये क्या लगा हुआ है, आपका आर्मेचर। आर्मेचर पर ये क्या लगे हुए हैं, आपके चालक पदार्थ यानी कि आर्मेचर की वाइंडिंग। यहाँ पर इधर आपको देख पा रहे हैं, तो ये जो ऊपर लगी हुई ये क्या है, आर्मेचर की वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग का एक सिरा इधर जा रहा है तो दूसरा सिरा इधर से आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इन आर्मेचर वाइंडिंग की क्या है, ये सिरे हैं। यानी कि ये आर्मेचर वाइंडिंग इस आर्मेचर के ऊपर हमने क्या लगा रखी है, स्थापित कर रखी है। फिर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे किससे जुड़े होते हैं, कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगी होती है, कार्बन ब्रश लगी होती है और उस कार्बन ब्रश से हमको डीसी सप्लाई मिलती है। अगर जनरेटर है तो डीसी सप्लाई लेंगे और यदि मोटर है तो उसको उस कार्बन ब्रश की सहायता से हम डीसी सप्लाई देंगे। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग है। इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे किससे जुड़े हुए हैं, कम्यूटेटर से। ये क्या है, आपका कम्यूटेटर है। क्या है ये, कम्यूटेटर। आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे किससे जुड़े होते हैं, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर के ऊपर कौन लगी होती है, कार्बन ब्रश। ये क्या चीज है, आपकी कार्बन ब्रश है। क्या है ये, कार्बन ब्रश। क्योंकि कार्बन ब्रश क्या करेगी, कम्यूटेटर से सप्लाई लेगी और हमको क्या करेगी, आउटपुट में प्रदान करने का काम करती है। ये क्या है, आपकी ब्रश लीड है। क्या है, ब्रश लीड। जनरेटर के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तब आपको अच्छी तरह समझाया था ब्रश लीड क्या काम करती है, कार्बन ब्रश क्या होती है, कम्यूटेटर्स क्या होता है, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो क्या होती है और किन किन पदार्थों से ये बनी हुई होती है। तो आर्मेचर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे जुड़े होते हैं कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर के ऊपर लगी होती है कार्बन ब्रश। अब यदि जनरेटर होगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक पैदा होगा। उस विद्युत वाहक के कारण इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी। वो धारा आएगी कम्यूटेटर्स के पास। कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में, जनरेटर के केस में। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग समय में जो करंट पैदा होती है वो कौन सी होती है, एसी। ये कम्यूटेटर क्या करेगा, इस एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी में। और डीसी वाली करंट किसके पास मिलेगी, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश से कहां जाएगी, ब्रश लीड, और ब्रश लीड से हमको आउटपुट में या लोड को हम क्या करेंगे, सप्लाई प्रदान करते हैं। अब ये जो कार्बन ब्रश है, इस डायग्राम के अंदर यदि मैं कार्बन ब्रश देखूं तो इस डायग्राम के अंदर ये जो कार्बन ब्रश लगाई जाती है वो इस क्यू एक्सिस के अलोंग लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है, इस क्यू एक्सिस पर। ये क्यू एक्स है। क्यू एक्स कौन सा अक्ष होता है, जिस अक्ष के अलोंग, जिस अक्ष की दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, जिस अक्ष की दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, वो अक्ष कौन सा अक्ष कहलाता है, आपका क्यू अक्ष कहलाता है या न्यूट्रल अक्ष कहलाता है। तो कार्बन ब्रश हमेशा कौन से अक्ष की दिशा में लगाते हैं, क्यू एक्सिस की दिशा में या फिर न्यूट्रल अक्ष की दिशा में। हम किसको लगाते हैं, कार्बन ब्रश को स्थापित करते हैं। एक कार्बन ब्रश ऊपर लगाएंगे, एक कार्बन ब्रश हम कहां लगाएंगे, नीचे। अब ये जो आर्मेचर के चालक पदार्थों को क्या होगा, जैसे करंट इसके अंदर प्रवाहित होगी तो ये करंट किसके पास जाएगी, इस कार्बन ब्रश के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश से हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगी, हमको सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। माना ये जो आपका जनरेटर है, इस जनरेटर के आर्मेचर को घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में। इसमें क्या करते हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। इसको हम क्या देंगे, आर्मेचर को जैसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे, इस आर्मेचर को जैसे हम घुमाएंगे तो इन चालक पदार्थों के अंदर या आर्मेचर की ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर क्या आएगा, विद्युत वाहक बल आएगा। अब जो विद्युत वाहक बल आएगा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं।
पहले बता चुका हूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं, जनरेटर के अंदर करते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम जनरेटर के अंदर किस चीज का पता करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। माना इस चालक पदार्थ को हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं, तो ये जो n ध्रुव के चालक पदार्थ है इन पर जो बल लगेगा, घुमाव बल लगेगा, वो घुमाव बल कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की तरफ। ये सारे चालक पदार्थों के अंदर जो घुमाव बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और जो s ध्रुव के पास जो चालक पदार्थ है इनके अंदर जो घुमाव बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, नीचे की दिशा में लगेगा। कौन सी दिशा में, नीचे की दिशा में, क्योंकि जब इन पर बल नीचे की तरफ लगेगा, इन पर बल कैसे लगेगा, नीचे की तरफ, और इन पर बल कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, तभी तो ये आर्मेचर दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा। तो n ध्रुव के पास जितने भी चालक पदार्थ है उनमें बल लगेगा ऊपर की तरफ, और s ध्रुव के पास जितने भी चालक पदार्थ है उनमें बल लगेगा नीचे की तरफ। अब जैसे बल लगा है तो ये चालक पदार्थ घूमेंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे, और चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब उसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा में रहे, तो आपकी जो द्वितीय अंगुली है उस चालक पदार्थ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है n से s की तरफ, मैंने प्रथम अंगुली को रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चालक पदार्थ मेरा यहाँ पर जा रहा है ऊपर की तरफ, अंगूठे को रखा मैंने ऊपर की तरफ, तो मेरी द्वितीय अंगुली कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। मतलब जितने भी n ध्रुव के पास चालक पदार्थ होंगे उनके अंदर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, अंदर की तरफ प्रवाहित होगी। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये चालक पदार्थ की दिशा में, तो द्वितीय अंगुली कहां जा रही है, मेरी अंदर की तरफ जा रही है। तो इन सब चालक पदार्थों में जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसे जाएगी, अंदर की तरफ, और जो धारा अंदर की तरफ जाती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं क्रॉस से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। तो जितने भी चालक पदार्थ n ध्रुव के पास होंगे उन सब चालक पदार्थों के अंदर धारा कैसे जाएगी, n की तरफ। तो जो क्रॉस वाला सिंबल है वो धारा की कौन सी दिशा को बताता है, अंदर वाली दिशा को बताता है। कौन से को, अंदर। अब इन चालक पदार्थों पर लगाओ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है, लेकिन अब जो चालक पदार्थ है अंगूठा किस दिशा में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि इन चालक पदार्थों पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, नीचे की तरफ, और अंगूठे को हमेशा बल की दिशा में लगाते हैं। तो देखिए अंगूठा रहेगा नीचे की तरफ, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा कहां गया, मेरे नीचे की तरफ। अब द्वितीय अंगुली आ रही है वो कैसे आ रही है, मेरी बाहर की तरफ आ रही है ना, बाहर की तरफ। तो इन चालक पदार्थों के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसे आएगी, बाहर की तरफ। इनसे धारा अंदर जाएगी तो इनसे धारा कहां आएगी, बाहर आएगी। तो इनके अंदर धारा की दिशा कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। और जो बाहर की तरफ धारा की दिशा होती है उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपन डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। तो जो डॉट वाला सिंबल है वो धारा की कौन सी दिशा को बताता है, बाहर वाली दिशा को बताता है। अगर इसको इसमें समझना चाहे तो अगर धारा यहां से इस कॉइल के अंदर प्रवेश कर रही है तो दूसरे सिरे से बाहर आएगी नहीं आएगी। वैसे ही धारा इस सिरे से यदि अंदर प्रवेश कर रही है तो इस सिरे से कहां आएगी, आपकी बाहर आएगी। यदि धारा इस सिरे से अंदर जाएगी तो इस सिरे से क्या आएगी, आपकी बाहर आएगी। वैसे यहाँ पर भी धारा यदि इस सिरे से अंदर जाएगी तो इस सिरे से क्या आएगी, बाहर। इसमें भी यहां से अंदर तो यहां से बाहर, यहां से अंदर तो यहां से बाहर आएगी नहीं आएगी। अब ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर देखो ये जो कार्बन ब्रश है प्रेजेंट टाइम में कौन से सेगमेंट को स्पर्श कर रही है, 3 नंबर को। ये आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के अंदर ये मैंने क्या लगा रखे हैं, हार्ड ड्रोन कॉपर के सेगमेंट लगा रखे हैं, और बीच में अपन ने अभ्रक या माइका का क्या लगा रखा है, ये कुचालक पदार्थ लगा रखा है। क्वेश्चंस पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कम्यूटेटर के अंदर कुचालक पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कम्यूटेटर में हम कुचालक पदार्थ के रूप में अभ्रक या फिर माइका का उपयोग करते हैं। ये क्या लगा रखा है आपने, कुचालक पदार्थ है, क्या है ये, अभ्रक, क्या है, अभ्रक। तो देखिए ये कार्बन बस प्रेजेंट टाइम में कौन से सेगमेंट को स्पर्श कर रही है, 3 नंबर के सेगमेंट को स्पर्श कर रही है। इस कारण इसको जो करंट प्राप्त होगी, जो कार्बन बस को जो करंट प्राप्त होगी वो कौन से सेगमेंट को, 3 को। और 3 नंबर के सेगमेंट को अभी जो करंट प्राप्त हो रही है वो कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड से प्राप्त हो रही है। कॉइल फर्स्ट के अंदर तो धारा ऐसे आ रही है, कॉइल फर्स्ट के अंदर तो धारा इस दिशा में आ रही है,
आ रही नहीं आ रही, यहां से धारा जा रही है, ऐसे घूम के आ रही है। कॉइल सेकंड के अंदर देखिए जो धारा प्राप्त होगी वो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, इधर से आएगी, आएगी नहीं आएगी, इधर से। एक में तो धारा इधर आ रही है, एक में धारा, यानी कि दोनों के अंदर धारा की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखिए इसके अंदर धारा यदि ऐसे बह रही है तो इसके अंदर धारा ऐसे आ रही नहीं आ रही, मतलब कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड है, इसके दो सिरे हैं। एक सिरे के अंदर तो धारा अंदर आ रही है, तो दूसरे सिरे से धारा कहां जा रही है, बाहर जा रही है। तो देखिए यहां पर माना ये जो सिरा है ये कॉइल फर्स्ट है, इस कॉइल फर्स्ट का ये सिरा है, इसको मैं मान लेता हूं ए, क्या मान लेता हूं ए, और कॉइल सेकंड का ये जो सिरा है इसको मान लेता हूं मैं ए डैश, क्या मान लेता हूं ए डैश। तो ये तो हो गया आपका कॉइल ए का सिरा ए, और ये हो गया आपका ए डैश। एक सिरे से धारा अंदर जा रही है, दूसरे सिरे से धारा बाहर आ रही है, तो इन दोनों सिरों के अंदर जो धारा की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखिए इसके अंदर तो धारा बह रही है घड़ी की दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। इसके अंदर जो धारा बह रही है वो घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है, तो दोनों के अंदर धारा की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। यहां पर भी देखिए, यहां पर इस चालक पदार्थ के अंदर धारा जा रही है अंदर और इससे धारा आ रही है बाहर, क्या आ रही है, बाहर। अब जैसे ये आर्मेचर घूमेगा घूमेगा तो ये चालक पदार्थ इस क्यू अक्ष को क्या करेगा, पार करेगा। चालक पदार्थ ए इस क्यू अक्ष को क्या करेगा, पार करेगा, मतलब ये इस दिशा में घूमेगा। तो जैसे ही क्यू अक्ष को पार करके यहां पर आएगा, किसके पास आ जाएगा, एस के पास आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये जो ए वाला चालक पदार्थ है घूम के इधर आ जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं ये ए था, तो ये यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पर इसका दूसरा भाग ए डैश था, तो ए डैश यहाँ से घूम के इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। तो जैसे ही इसने इस क्यू अक्ष को पार किया तो इस चालक पदार्थ के अंदर पहले धारा अंदर जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये क्यू अक्ष को पार करके इधर आएगा तो इस चालक पदार्थ के अंदर बहने वाली धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, दिशा परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये चालक पदार्थ जैसे ही क्यू अक्ष को पार करके इधर आएगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा चेंज हो जाएगी। देखिए यहां पर तो इस चालक पदार्थ पर बल कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही इस क्यू अक्ष को पार करके इधर आएगा तो बल की दिशा चेंज हो गई, और जैसे ही बल की दिशा चेंज होगी तो इस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही आपका आर्मेचर घूमा, आर्मेचर घूमेगा तो क्या घूमेगा, आपका कम्यूटेटर घूमेगा, और कम्यूटेटर जैसे ही घूमेगा तो जैसे ये चालक पदार्थ इस क्यू अक्ष को पार करेगा तो क्यू अक्ष को पार करते ही इस चालक पदार्थ के अंदर बहने वाली धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। उसको यहां पर समझो। प्रेजेंट टाइम में इस चालक पदार्थ के अंदर जो कॉइल ए है, कॉइल ए के अंदर धारा बह रही है घड़ी की दिशा में, कॉइल बी के अंदर जो धारा बह रही है वो घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आर्मेचर घुमा तो ये कम्यूटेटर इधर गति करेगा नहीं करेगा। मान लो ये आर्मेचर इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, तो जैसे आर्मेचर घूमेगा तो कार्बन ब्रश तो अपनी जगह फिक्स रहेगी, लेकिन ये आर्मेचर आगे जाएगा तो 3 नंबर का सेगमेंट तो आगे निकल जाएगा, और अब ये जो कार्बन ब्रश है वो कौन से सेगमेंट को स्पर्श करेगी, आपके 4 नंबर को। दूसरा वाला डायग्राम देखो, अब कार्बन ब्रश आगे खिसक गया, कार्बन ब्रश आगे किसका, सॉरी कम्यूटेटर आगे किसका, कम्यूटेटर आगे खिसकने से कम्यूटेटर पहले कार्बन ब्रश 3 नंबर के सेगमेंट को स्पर्श कर रही थी, लेकिन अब ये कम्यूटेटर आगे गति कर गया तो कार्बन ब्रश कौन से सेगमेंट को स्पर्श करेगी, 4 नंबर के को स्पर्श करेगी। और जैसे ही ये 4 नंबर की को स्पर्श मिलेगी, अब जो कार्बन ब्रश को करंट मिलेगी वो कौन से नंबर से मिलेगी, 4 नंबर के सेगमेंट से मिलेगी। और 4 नंबर का सेगमेंट देखिए कौन कौन से कॉइल से जुड़ रहा है, एक तो 2 नंबर की कॉइल से जुड़ रहा है, एक कौन से नंबर की जुड़ रहा है, 3 नंबर के से। तो 2 नंबर की जो कॉइल से इसको करंट आएगी इधर, और 3 नंबर के अंदर जो करंट आएगी वो इधर आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जब दोनों की तरफ से करंट इधर आएगी तब ये कार्बन ब्रश से हमको आउटपुट में क्या मिलेगी, करंट प्राप्त होगी। तो जैसे ही आर्मेचर घूमा तो आर्मेचर वाइंडिंग की ये जो चालक पदार्थ है इसने क्या किया, क्यू एक्सिस को पार किया, तो क्यू एक्सिस को पार करते ही इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। तो देखिए कॉइल 2 के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। यहाँ पर कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज। लेकिन थोड़ी देर पहले देखो धारा की दिशा कैसे थी, इसकी घड़ी की विपरीत दिशा में थी, एंटी क्लॉकवाइज थी।
कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर्मेचर घुमा, आर्मेचर के घूमने से इस कॉइल 2 के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। धारा की दिशा क्या हो गई आपकी, विपरीत हो गई। पहले यदि धारा अंदर जा रही थी तो अब धारा कहां आ रही है, बाहर। पहले यदि धारा घड़ी की दिशा में वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही थी, तो अब धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। क्योंकि कम्यूटेटर के घूमने से क्या होता है, इस आर्मेचर कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ही इस आर्मेचर के चालक पदार्थ के अंदर बहने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन होगा, तो इंडक्टर का एक गुण होता है, इंडक्टर क्या करता है, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इंडक्टर क्या करता है, इसको मिटा देता हूं, इसका काम खत्म। इससे मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा था कि जैसे कम्यूटेटर घूमता है तो आर्मेचर की कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया कि जैसे आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के घूमने से आर्मेचर की कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ये एक इंडक्टर है। इस इंडक्टर के अंदर माना इस तरफ कौन से कितने एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ये इंडक्टर घूमता है, क्या हुआ, जैसे ही कम्यूटेटर घूमा तो कम्यूटेटर घुमा तो प्रेजेंट टाइम में देखिए इसके अंदर दिशा धारा बह रही थी ए से बी की तरफ। अब ए से बी की तरफ घूम रही थी, लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर ने इस क्यू एक्सिस को पार किया तो इसके अंदर धारा की दिशा चेंज हो गई। मतलब अब जो धारा बहेगी इसके अंदर बी से ए की तरफ बहेगी। किस दिशा में बहेगी, बी से ए की तरफ। पहले धारा बह रही थी ए से बी की तरफ, लेकिन जैसे क्यू एक्सिस को पार करेगा तो धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। मैंने भी आपको समझाया कैसे चेंज होती है, धारा की दिशा चेंज होगी, मतलब बी से ए की तरफ आएगा। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, ये जो धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है उस धारा की दिशा में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध। और जब ये विरोध करेगा तो इस इंडक्टर के सिरों पर क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, इस इंडक्टर के सिरों पर एक वोल्टेज पैदा होगा और उस वोल्टेज को हम बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। उस वोल्टेज को किस नाम से जानते हैं हम, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये वोल्टेज बताइए किस कारण से आया है, ये वोल्टेज आया इस धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण। इस कारण से तो पैदा हुआ है, धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का इस इंडक्टर ने विरोध किया, जिसके कारण इस इंडक्टर के सिरों पर एक वोल्टेज आया और वो वोल्टेज कहलाता है रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। और इस वोल्टेज का जो इंडक्टर के सिरों पर धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण जो वोल्टेज आता है उसका सूत्र होता है V बराबर L इंटू होता है DI बटे dt। ये DI बटे dt क्या है, धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर। और तो यदि धारा में परिवर्तन होगा तो इसके सिरों पर क्या आएगा, एक वोल्टेज आएगा। यदि धारा में परिवर्तन की दर ज्यादा होगी तो पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या होगा, ज्यादा। और यदि धारा में परिवर्तन की दर कम होगी तो पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब बताइए आर्मेचर को घूमने में कितना समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। क्योंकि आर्मेचर की घूर्णन गति मान लेते हैं 1500 आरपीएम है, तो उसको 1 मिनट में कितने चक्कर काटते हैं, वो 1500। तो यदि समय का मान इसके अंदर घूमने की जो टाइम है, धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका समय अंतराल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जब समय अंतराल का मान बहुत कम होगा तो इसके सिरों पर पैदा होने वाली वोल्टेज का मान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और जब इसके सिरों पर ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा, ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा तो क्या होगा, इस इंडक्टर के चारों तरफ की जो हवा है वो हवा क्या हो जाएगी, आपकी आयनित हो जाएगी। इंडक्टर के चारों तरफ की हवा क्या हो जाएगी, आपकी आयनित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनित। आयनित क्यों हुई, क्योंकि इंडक्टर के चारों तरफ क्या हुआ, इस इंडक्टर के सिरों पर हाई वोल्टेज पैदा हो गया, बहुत ही ज्यादा मान का वोल्टेज पैदा हो गया। और जब बहुत ज्यादा मान का वोल्टेज पैदा हो गया तो उस वोल्टेज के कारण इस हवा को क्या कर दिया, इसने आयनित कर दिया। देखिए वैसे तो हवा किसका काम करती है, कुचालक पदार्थ का काम करती है, लेकिन जब हवा के एक्रॉस क्या करें हम बहुत ज्यादा उच्च मान का वोल्टेज लगा देते हैं तो वो हवा क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और जब ये हवा आयनित हो जाती है तो ये चालक पदार्थ का काम करने लग जाती है। किसका काम करने लग जाती है, चालक पदार्थ का काम करने लग जाती है। तो इस हाई वोल्टेज के कारण इस इंडक्टर के चारों तरफ की हवा क्या हो गई, आपकी आयनित हो गई। तो देखिए पहले कितना एम्पीयर की करंट जा रही थी, 10 एम्पीयर की करंट। 10 एम्पीयर की करंट ए से बी की तरफ जा रही थी।
तो क्या हुआ, हम क्या चाहते हैं कि ये सारी की सारी 10 एम्पीयर की करंट है वो तुरंत ही क्या हो जाए, अपनी दिशा को क्या कर ले, चेंज कर ले। लेकिन ये इंडक्टर क्या करता है, इसकी दिशा को चेंज करने से क्या करता है, रोकता है। तो रोकता है तो ये है, ये 10 की 10 एम्पीयर की करंट तो अपनी दिशा को चेंज नहीं कर पाती है, लेकिन 10 में से माना 7 एम्पीयर की करंट की दिशा तो क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। 10 में से 7 एम्पीयर की करंट की दिशा तो क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। लेकिन अभी भी ये 3 एम्पीयर की करंट कहां जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। लेकिन ए से बी की तरफ नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसकी दिशा चेंज होनी चाहिए। तो ये जो 3 एम्पीयर की करंट है, ये 3 एम्पीयर की करंट क्या करती है, इस आयनित वायु के माध्यम से, इस आयनित हवा के माध्यम से क्या करती है, इस सर्किट के अंदर क्या करती है, प्रवाहित होती है। और जब ये इस आयनित हवा के माध्यम से प्रवाहित होगी तो इस हवा के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण के कारण यहां पर क्या होगी, आपकी स्पार्किंग पैदा होगी। क्या पैदा होगी, आपकी स्पार्किंग। स्पार्किंग मतलब चिंगारी पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, आपकी चिंगारी। देखिए यहां पर था ना ऐसा कम्यूटेटर था आपका, ये आपके बीच में सेगमेंट्स थे, सेगमेंट्स के बीच में हमने क्या लगा रखी थी, ये कार्बन ब्रश लगा रखी थी, ठीक है। फिर यहां पर एक वाइंडिंग थी ऐसे, फिर एक वाइंडिंग यहां पर थी और एक वाइंडिंग यहां पर, ठीक है। क्या हो रहा था, इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग के अंदर पहले धारा प्रवाहित हो रही थी 10 एम्पीयर। ये था आपका 3 नंबर का सेगमेंट, ये था आपका 4 नंबर का सेगमेंट। पहले कार्बन ब्रश जब 3 नंबर के सेगमेंट पर थी तब तो इस वाइंडिंग के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, और वो धारा की दिशा मान लेते हैं कितने एम्पीयर की करंट आ रही थी, 10 एम्पीयर की। लेकिन जैसे ही आर्मेचर घूमा तो ये कार्बन ब्रश, ये सेगमेंट्स आगे निकल जाएंगे। अब कार्बन ब्रश किसको संपर्क करेगी, 4 को। तो इसको जो करंट मिलेगी, एक तो इस वाइंडिंग से मिलेगी, एक इस वाइंडिंग से मिलेगी। अब ये 10 एम्पीयर की करंट पहले इस दिशा में बह रही थी, लेकिन अब इसकी दिशा क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। दिशा चेंज हो गई। दिशा चेंज होने से क्या होता है, इस कम्यूटेटर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण इस कम्यूटेटर के सिरों पर क्या पैदा हो जाएगा, हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा, जिससे ये कम्यूटेटर्स और ये जो कार्बन ब्रश है इसके बीच की जो हवा है वो क्या हो जाएगी, आपकी आयनित हो जाएगी। हवा क्या हो गई, आपकी आयनित हो गई। अब क्या हुआ, जो 10 एम्पीयर की करंट पहले इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी उसमें कुछ करंट तो क्या कर लेगी, अपनी दिशा को चेंज कर लेगी। जैसे 10 में से 7 एम्पीयर की करंट ने तो अपनी दिशा चेंज कर ली, लेकिन अभी भी 3 एम्पीयर की करंट इस 3 नंबर के सेगमेंट के अंदर प्रवाहित हो रही है। इस 3 नंबर के सेगमेंट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पीयर की। अब ये 3 एम्पीयर की करंट क्या करती है, इस आयनित वायु के माध्यम से इस कार्बन ब्रश के पास क्या करती है, आपकी पहुंचती है। आयनित वायु के माध्यम से एक्स्ट्रा जो 3 एम्पीयर की करंट है वो इसके अंदर से क्या करती है, प्रवाहित होती है। अब जब ये एक्स्ट्रा एम्पीयर की करंट इस हवा के माध्यम से प्रवाहित होगी तो ये कम्यूटेटर और ये जो कार्बन ब्रश है इसके बीच में क्या पैदा हो जाएगी, आपकी स्पार्किंग पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, स्पार्किंग। तो जो आपका कम्यूटेशंस है, इस कम्यूटेशंस के कारण जनरेटर के अंदर क्या दोष पैदा होता है, तो कम्यूटेशंस के कारण क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश है उसके बीच में क्या हो जाती है, स्पार्किंग पैदा हो जाती है। और बताओ यदि स्पार्किंग मतलब चिंगारी पैदा होगी तो इस मशीन के अंदर क्या लग सकती है, आपकी आग लग सकती है। क्या लग सकती है, आग लग सकती है। दूसरा, आपका कम्यूटेटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। कम्यूटेटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इस कम्यूटेटर पर क्या पड़ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे। तीसरा, जब कम्यूटेटर आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे होते हैं इस कम्यूटेटर के साथ क्या होते हैं, सोल्डर किए हुए होते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे यहां से क्या हो सकते हैं, आपके ऊपर भी सकते हैं। तो ये जो कम्यूटेशंस है, इस कम्यूटेशंस के कारण क्या होता है, जनरेटर के जो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश है उसके बीच में क्या होती है, स्पार्किंग पैदा होती है। स्पार्किंग के कारण उस मशीन के अंदर क्या लग सकती है, आग लग सकती है। अब ये स्पार्किंग किसके कारण हुई है, इस हाई वोल्टेज के कारण हुई है। यहाँ पर एक वोल्टेज पैदा हो रहा है, उस वोल्टेज के कारण क्या हो रही है, हवा आयनित हो रही है, और ये हवा के आयनित होने के कारण करंट हवा के माध्यम से गुजर रही है। अगर वो हाई वोल्टेज यहाँ पर ना होता तो ना तो हवा आयनित होती, और यदि हवा आयनित नहीं होती तो हवा कुचालक पदार्थ का काम करती, और जब हवा कुचालक पदार्थ का काम करती तो ये 3 एम्पीयर की करंट इस हवा के माध्यम से प्रवेश नहीं करती। अब ये जो स्पार्किंग पैदा हो रही है ये इस हाई वोल्टेज के कारण पैदा हो रही है। अब हमको क्या करना है, इस हाई वोल्टेज को क्या करना है, यहाँ से खत्म करना है। इस हाई वोल्टेज को यहाँ से क्या करना है, हमको खत्म करना है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज खत्म हो जाएगा तो इसके पास की जो हवा है वो आयनित नहीं होगी, और हवा आयनित नहीं होगी तो ये 3 एम्पीयर की करंट हवा के माध्यम से प्रवेश नहीं करेगी, जिसके कारण वहां पर कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होगी।
तो कम्यूटेशन समझ में आ गया। कम्यूटेशन क्या होता है, जब आर्मेचर के चालक पदार्थ क्यू एक्सिस को पार करते हैं तो इन चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, और जैसे धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर के चालक पदार्थों पर एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, जो इंडक्टर होता है, जो वाइंडिंग होती है, उसके चारों तरफ की हवा क्या हो जाती है, आपकी आयनित हो जाती है। और जो हवा जब आयनित हो जाती है तो हवा क्या करती है, चालक पदार्थ का काम करती है, जिससे हवा के माध्यम से करंट क्या हो जाती है, आपकी फ्लो होने लगती है। और जैसे हवा के माध्यम से करंट फ्लो होगी तो कम्यूटेटर्स और कार्बन बस के बीच में क्या हो जाती है, स्पार्किंग पैदा हो जाती है, और उस स्पार्किंग के कारण डीसी मशीन के अंदर आग लग सकती है। डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर है वो खराब हो सकता है। डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे है वो वहां से क्या हो सकते हैं, आपके उखड़ सकते हैं। तो ये जो आग लग रही है, ये जो स्पार्किंग पैदा हो रही है, इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो रहा है, उस रिएक्टेंस वोल्टेज को हमको क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो जनरेटर के अंदर ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होता है, इसको खत्म करने के लिए, कम्यूटेशंस के कारण जो स्पार्किंग पैदा हो रही है, इसको नष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरपोल का। किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंटरपोल है वो जनरेटर के अंदर किस काम को या किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंटरपोल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कम्यूटेशंस के लिए करते हैं। जनरेटर के जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग पैदा हो रही है, उस स्पार्किंग को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। तो इंटरपोल को पढ़ने से पहले ये जो थोड़े बहुत हम कम्यूटेशंस के बारे के अंदर क्या लिख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं। क्या लिखना है इसके अंदर, जब आर्मेचर वाइंडिंग वाइंडिंग के चालक क्यू अक्ष को पार करते हैं, तो उनमें प्रवाहित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। उनमें प्रवाहित धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, आर्मेचर वाइंडिंग विद्युत धारा की दिशा का विरोध करती है। आर्मेचर वाइंडिंग लिख लो या फिर लिख लो इंडक्टर भी लिख लेना। आर्मेचर वाइंडिंग या इंडक्टर क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा का क्या करता है, विरोध करता है। इंडक्टर क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा का विरोध करता है, जिसके कारण उसके सिरों पर उच्च वोल्टेज पैदा होता है। फिर क्या करेगा, यह उच्च वोल्टेज इंडक्टर के चारों तरफ की हवा को आयनित कर देता है।
आयनित कर देता है, जिसके कारण आर्मेचर करंट आयनित हवा से प्रवाहित होती है, जिससे कम्यूटेटर व या फिर लिख लो कम्यूटेटर सेगमेंट व कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग कोष्टक में लिख लो चिंगारी पैदा होती है। तो कम्यूटेशंस के अंदर क्या हुआ, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स और कार्बन ब्रश के बीच क्या हुई, स्पार्किंग या चिंगारी पैदा होती है। आगे लिख रहे हैं, इस स्पार्किंग के कारण डीसी मशीन में आग लग सकती है। डीसी मशीन में आग लग सकती है। अतः डीसी मशीन में स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल किसका, इंटरपोल का उपयोग करते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं इंटरपोल हम कहां पर स्थापित करते हैं और इंटरपोल को हम जो किस प्रकार से इंटरपोल के ऊपर जो वेल्डिंग लगाते हैं उसका संयोजन किस प्रकार से हम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपका सिर्फ यहाँ पर दो ही बनता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि जो कम्यूटेशंस है उसके कारण जनरेटर के अंदर क्या दोष पैदा होता है। तो आपने देखा कम्यूटेशंस के कारण क्या हुआ, जनरेटर के जो कम्यूटेटर्स और जो कार्बन ब्रश है उनके बीच में क्या पैदा हुई, स्पार्किंग पैदा हुई। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो कम्यूटेशंस के अंदर जो जनरेटर के अंदर स्पार्किंग पैदा हो रही है या जो कम्यूटेशंस दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो कम्यूटेशंस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का। किसका, इंटरपोल। अब इंटरपोल के ऊपर जो वाइंडिंग लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरपोलर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, इंटरपोलर वाइंडिंग। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इंटरपोलर वाइंडिंग होती है, जो इंटरपोल है वो इंटरपोल के ऊपर अपन जो वाइंडिंग लगा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरपोलर वाइंडिंग। तो ये जो इंटरपोलर वाइंडिंग होती है इसका संयोजन या इसका जो कनेक्शंस है इसको हम किस वाइंडिंग के साथ संयोजित करते हैं, जनरेटर की किस वाइंडिंग के साथ संयोजित करते हैं। जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर। तो फील्ड और आर्मेचर है, इन दोनों में से किस वाइंडिंग के साथ इंटरपोलर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। तो देखिए जो इंटरपोलर वाइंडिंग होती है उसको हम जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या, इंटरपोलर वाइंडिंग को जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस कारण इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा का मान बराबर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत। तो ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन से ये पूछा जाता है। तो इसमें दो या तीन प्रकार से ही कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिए किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखिए इंटरपोल। अब देखिए इंटरपोल को हम कहां पर स्थापित करते हैं, एक क्वेश्चन से ये भी बन जाता है। तो जो इंटरपोल होते हैं उनको हम मुख्य पोल के बीच में स्थापित करते हैं। जो आपके फील्ड पोल होते हैं
स्टेटर पे जो फील्ड पोल लगाए जाते हैं उनके बीच में पतले पतले, बहुत ही पतले आकार का एक छोटा पोल लगा देते हैं। वो पतले आकार का जो पोल होता है वही क्या कहलाता है? आपका इंटरपोल कहलाता है। क्या कहता है? इंटरपोल। तो ये जो कार्बन ब्रश लगी हुई ना आपका, इस कार्बन ब्रश के साथ ही ये मुख्य पोल है, इस मुख्य पोल के पास में ही एक बहुत ही पतले आकार का एक छोटा सा पोल लगा देते हैं यहाँ पर। ये जो पतले आकार का ये जो पोल लगाया है, ये पोल कौन सा पोल कहलाता है? आपका इंटरपोल। क्या कहलाता है? ये इंटरपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरपोल। ऐसे कैसे एक पोल यहां पर लगाएंगे अपन, यहां पर ये मैंने क्या लगा दिया? यहां पर इंटरपोल लगा दिए। क्या लगा दिए? इंटरपोल। जितने आपके मुख्य पोल होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके इंटरपोल। यहां पर मुख्य पोल कितने हैं? 2, तो मैंने इंटरपोल भी कितने लगा दिए? 2। अब इन इंटरपोल के ऊपर क्या लगाते हैं? वाइंडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग लगाते हैं इसको बोलते हैं अपन क्या? इंटरपोलर वाइंडिंग। क्या बोलेंगे इसको? इंटरपोलर वाइंडिंग। इसको क्या बोलेंगे? इंटरपोलर वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग को हम किसके साथ जोड़ेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जोड़ेंगे। इस वाइंडिंग को अपन किसके साथ जोड़ेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। दोनों वाइंडिंगों को आपस में जोड़ देंगे और इसका एक कनेक्शन किसके साथ कर देंगे? आर्मेचर के साथ। तो आपको याद रखना है जो इंटरपोल है, इंटरपोल को हम कहां पर स्थापित करते हैं? तो इंटरपोल को हम मुख्य पोल के बीच में स्थापित करते हैं। इंटरपोल का जो आकार होता है वो बहुत ही क्या होते हैं? ये पतले आकार के पोल होते हैं। इंटरपोल के ऊपर जो वाइंडिंग लगाते हैं वो हम इंटरपोलर वाइंडिंग होती है। इंटरपोलर वाइंडिंग को हम इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या था? यहां पर जो हाई वोल्टेज पैदा हो रहा था V, उसको समाप्त करना है। अब ये हाई वोल्टेज किसके कारण हो रहा है? इन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण हो रहा है। अब इसको हमने जोड़ दिया इसके श्रेणी क्रम में। तो बताइए आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। देखिए ऐसे जोड़ते हैं। ये माना आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है ये? आर्मेचर वाइंडिंग। अब इसके श्रेणी क्रम में हमको इंटरपोलर वाइंडिंग जोड़नी है। तो इसके श्रेणी क्रम में जब इंटरपोलर वाइंडिंग जोड़ेंगे तो इंटरपोलर वाइंडिंग को कुछ इस प्रकार से संयोजित करते हैं। अब देखिए इस वाइंडिंग के अंदर मान लेते हैं धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा बहेगी कुछ इस दिशा में बह रही है ना, यहां से धारा आएगी, तो इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो कुछ इस दिशा में प्रवाहित होगी, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। लेकिन यहां से जैसे धारा निकल के जाएगी तो यहां पर देखो धारा कुछ ऐसे बहेगी ना, तो इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा बहेगी वो इस दिशा में प्रवाहित होगी और इसके अंदर जो धारा बह रही थी वो इसमें। तो इन दोनों के अंदर बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे की विपरीत होगी कि नहीं होगी? जोड़ा तो अपन ने श्रेणी क्रम में, लेकिन इसके टर्न्स को इधर घुमा दिया, इसके टर्न्स को इधर घुमा दिया। इससे क्या हुआ? इसके अंदर तो धारा बह रही है ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में यूं, लेकिन इसके अंदर जो धारा बह रही है वो घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा और इस वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो इनके अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल और इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। अगर ये प्लस में होगा तो ये किस में होगा? माइनस में होगा। जब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला विद्युत वाहक बल यहाँ पर पैदा होगा तो इंटरपोलर वाइंडिंग का ये जो विद्युत वाहक बल है, इस प्रेरित जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उस रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और जब रिएक्टेंस वोल्टेज यहां पर से नष्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो हवा है वो आयनित नहीं होगी, और जब यहाँ की हवा आयनित नहीं होगी तो ये जो 3 एम्पीयर की करंट हवा के माध्यम से गुजर रही थी वो अब उस हवा के माध्यम से गुजरेगी नहीं। और जब हवा के माध्यम से वो करंट नहीं गुजरेगी तो यहाँ पर जो स्पार्किंग पैदा हुई थी वो स्पार्किंग क्या हो जाएगी? आपकी नष्ट हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर जो स्पार्किंग पैदा हो रही है उस स्पार्किंग को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंटरपोल। अब आगे क्या रखना है आपको? इंटरपोल पर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? इंटरपोलर वाइंडिंग संयोजित करते हैं। वाइंडिंग संयोजित नहीं, स्थापित कर लो। वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो इंटरपोलर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? तो इंटरपोल के ऊपर हम लगाते हैं इंटरपोलर वाइंडिंग।
फिर आगे लिखना है इंटरपोलर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग, को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना, इंटरपोलर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। फिर आगे क्या रखना है यार, इंटरपोलर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज को, रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है, जिससे कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग हो रही थी, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है वो क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। तो इंटरपोलर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के क्या जोड़ते हैं अपन, श्रेणी क्रम में। एक चीज ये भी याद रख लेना, इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा का मान तो बराबर होता है। इंटरपोलर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है, उन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होती है, आपकी विपरीत। क्योंकि अपन ने इस प्रकार से जोड़ा था ना श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में धारा का मान तो बराबर होगा, अगर इसमें 10 एम्पीयर की करंट प्रवाहित होगी तो इसमें भी कितनी बहेगी, 10। लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। अगर एक में दिशा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो एक में कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ये भी याद रखना है, इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बराबर, परंतु दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। तो समझ में आ गया आपका कम्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, जनरेटर पर स्पार्किंग होती है और उस स्पार्किंग को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। इंटरपोल के ऊपर क्या लगाते हैं, हम इंटरपोलर वाइंडिंग लगाते हैं। उस इंटरपोलर वाइंडिंग को इस आर्मेचर के क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब श्रेणी क्रम में संयोजित करने के कारण मान तो बराबर होता है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। इस कारण दोनों वाइंडिंगों के अंदर जो पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स वो भी विपरीत होगा। इस कारण इंटरपोलर वाइंडिंग के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा या विद्युत वाहक बल पैदा होगा, वो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे वहां पर जनरेटर के अंदर स्पार्किंग क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो इंटरपोल होती है उनकी जो ध्रुवता होती है, इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वो किस प्रकार से होती है। कहने मतलब जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इंटरपोल पे ये जो पोल बनेगा वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, या फिर ये जो पोल होगा उसकी ध्रुवता नॉर्थ होगी या साउथ होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो इंटरपोलर का ये जो पोल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका साउथ, और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका नॉर्थ बनेगा। तो ये साउथ और नॉर्थ किस प्रकार से बनते हैं, इनका मान, इंटरपोलर की जो ध्रुवता होती है उसको हम किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आता है। तो इंटरपोलर की जो ध्रुवता होती है वो डीसी मशीन यानी कि डीसी जनरेटर, किसकी, डीसी जनरेटर व डीसी मोटर, व डीसी मोटर, इन दोनों के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। डीसी जनरेटर के अंदर तो इंटरपोल की ध्रुवता अलग होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी जनरेटर के अंदर जो इंटरपोल होगी उसकी ध्रुवता मुख्य पोल के कौन से किसके समान होती है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। डीसी जनरेटर में तो क्या होगा, जो इंटरपोल की ध्रुवता है। अब जनरेटर देखिए, आपका जनरेटर कौन सी दिशा में घूम रहा था, घड़ी की दिशा में घूम रहा था, नहीं घूम रहा था। जनरेटर कौन सी दिशा में घूम रहा है, आपका घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो जनरेटर जिस दिशा में घूम रहा है, जनरेटर जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में आगे आने वाला जो मुख्य पोल है, देखिए जनरेटर आपका इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, तो आगे जो मुख्य पोल आ रहा है वो ये पोल है ना,
इस आगे आने वाले मुख्य पोल की जो ध्रुवता होगी, आगे आने वाले मुख्य पोल की ध्रुवता क्या है, एस है, वही ध्रुवता किसकी होगी, आपकी इंटरपोल की होगी। जनरेटर के अंदर तो क्या होगा, जनरेटर की घुमाव दिशा में, जनरेटर की घुमाव दिशा में आगे आने वाले मुख्य पोल की ध्रुवता उसके समान ही क्या कर जाती है, इंटरपोल की ध्रुवता को रखा जाती है। तो जनरेटर के केस में इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है वो जनरेटर की घुमाव दिशा में आगे आने वाले जो मुख्य पोल है उसके क्या होती है, समान होती है। तो जनरेटर के अंदर क्या लिखेंगे, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में इंटरपोल, इंटरपोल की ध्रुवता, इंटरपोल की ध्रुवता जनित्र की घुमाव दिशा, जनित्र की घुमाव दिशा में, जनित्र की घुमाव दिशा में आगे आने वाले, आगे आने वाले मुख्य पोल, आगे आने वाले मुख्य पोल के समान होगी। क्या, जनित्र के अंदर तो क्या होगा, जो आपका इंटरपोल है, इंटरपोल की जो ध्रुवता होगी वो जनरेटर की घुमाव दिशा में जो आगे मुख्य पोल आएगा उस मुख्य पोल की क्या होगी, आपकी समान होगी। जबकि मोटर के अंदर क्या होता है, डीसी मोटर में, डीसी मोटर में इंटरपोल की ध्रुवता, इंटरपोल की ध्रुवता मोटर की जो घुमाव दिशा है, क्या, मोटर की घुमाव दिशा में, मोटर की घुमाव दिशा में पीछे वाले पोल, पीछे वाले पोल, पीछे वाले पोल की ध्रुवता, की ध्रुवता के समान होगी। देखिए अगर ये मोटर्स होती, मोटर होती तो इस आर्मेचर को अपन क्या करते, वैद्युतिक ऊर्जा देते, और आर्मेचर को वैद्युतिक ऊर्जा देते तो ये आर्मेचर क्या करता, आपका घूमता। तो मोटर क्या होता है, जनरेटर की विपरीत दिशा में घूमती है। अगर जनरेटर आपका इस दिशा में, इस दिशा में कौन घूम रहा है, आपका जनरेटर, तो मोटर क्या होगी, इस जनरेटर की विपरीत दिशा में घूमेगी, मोटर इस दिशा में घूमेगी, मोटर क्या होगी, इस दिशा में घूमेगी। अब मोटर ऐसे घूम रही है तो मोटर में ये जो इंटरपोल होगा, देखिए मोटर ऐसे घूम रही है ना, मोटर ऐसे घूम रही है, आपकी मोटर इस प्रकार से घूम रही है, तो मोटर के अंदर जो इंटरपोल है उसकी ध्रुवता, अब मोटर की ये घुमाव दिशा है, मोटर की क्या है, घुमाव दिशा, तो मोटर की घुमाव दिशा के पीछे वाले पोल की जो ध्रुवता होगी, मोटर की घुमाव दिशा में ये तो है आगे वाला पोल और ये है पीछे वाला पोल, अब पीछे वाला जो पोल है उसकी जो ध्रुवता होगी उसके समान ही इंटरपोल की ध्रुवता होगी। तो दो क्वेश्चंस आपकी ये इंपॉर्टेंस बन जाते हैं इसके अंदर कि जो इंटरपोल होती है, इंटरपोल की ध्रुवता का हम निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो यदि हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, यदि जनरेटर के अंदर हमको इंटरपोल की ध्रुवता का निर्धारण करना है तो जनरेटर के अंदर तो जो इंटरपोल है उसकी ध्रुवता जनित्र की घुमाव दिशा में, जनित्र की घुमाव दिशा में आगे आने वाले मुख्य पोल की क्या होती है, आपकी समान होती है। जबकि डीसी मोटर के अंदर जो इंटरपोल है, इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है मोटर की घुमाव दिशा में, मोटर की घुमाव दिशा में पीछे वाले पोल, पीछे वाले पोल की ध्रुवता की क्या होती है, आपके समान होती है। तो दोस्तों ये हुआ आपका जनरेटर के अंदर कम्यूटेशंस। क्या हो गया, जनरेटर के अंदर कम्यूटेशंस क्या होता है, और जनरेटर के अंदर कम्यूटेशंस के कारण जनरेटर के अंदर कौन सा दोष पैदा होता है और उस दोष को दूर करने के लिए अपन किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको याद रखना है, सिर्फ इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो 4-5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कम्यूटेशंस के कारण जनरेटर के अंदर कौन सा दोष पैदा होता है। तो कम्यूटेशंस के कारण जनरेटर का जो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश होती है उनके बीच में स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है, कम्यूटेशंस के कारण दूसरा आपको ये याद रखना है, कम्यूटेशंस के कारण क्या होता है, जो जनरेटर के अंदर जो कार्बन ब्रश और जो कम्यूटेटर है उसके बीच में क्या करता है, एक हाई वोल्टेज पैदा होता है, और वो हाई वोल्टेज क्या करता है, उनके बीच की जो हवा होती है उस हवा को आयनित कर देता है। हवा को आयनित करने के कारण क्या हो जाता है, कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश की तरफ जो करंट है वो हवा के माध्यम से प्रवेश करती है, और जब करंट हवा के माध्यम से प्रवेश करेगी तो उस करंट के कारण वहां पर क्या हो जाती है, स्पार्किंग पैदा होती है। तो कम्यूटेटर्स के कारण क्या पैदा हो रही है, स्पार्किंग। अभी इस स्पार्किंग को कम करना है तो जो हाई वोल्टेज पैदा हो रहा था उस वोल्टेज को हमको नष्ट करना पड़ेगा, और उस वोल्टेज को नष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरपोल का।
तो इंटरपोल के ऊपर लगाते हैं हम इंटरपोलर वाइंडिंग। उस इंटरपोलर वाइंडिंग को हम जोड़ते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। अब इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो बराबर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो इसके कारण इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका मान रिएक्टेंस वोल्टेज के क्या होता है, विपरीत होगा, जिसके कारण इंटरपोलर वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल इस रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे स्पार्किंग क्या हो जाएगी, आपकी नष्ट हो जाएगी। ये बात होगी। फिर बात आती है इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है उसका निर्धारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यदि इंटरपोल की ध्रुवता हम जनरेटर के अंदर निर्धारित कर रहे हैं तो जिधर आपका जनरेटर घूम रहा है उसी दिशा में आगे जो आपका मेन पोल आएगा उसकी जो ध्रुवता होगी वही ध्रुवता किसकी होगी, आपके इंटरपोल की होगी। लेकिन यदि बात करें हम डीसी मोटर्स के अंदर, तो डीसी मोटर के अंदर जो इंटरपोल की ध्रुवता का जो निर्धारण करते हैं वो मोटर की घुमाव दिशा के विपरीत, मोटर की जो घुमाव दिशा है उस घुमाव दिशा के अंदर जो पीछे वाला पोल है, पीछे वाला जो मुख्य पोल है उसकी जो ध्रुवता होगी वही क्या होगी, आपके इंटरपोल की क्या होगी, आपकी ध्रुवता होगी। ये क्वेश्चंस होता है। इसके अलावा सिर्फ 2 क्वेश्चंस और आपको याद रखना है। अगर ये जो आपका रिएक्टिव वोल्टेज पैदा होता है, रिएक्टिव वोल्टेज पैदा होता है, इसका मान 2 चीजों पर निर्भर करता है। रिएक्टिव वोल्टेज का मान 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इसके तो क्या होता है, ये समानुपाती होता है। अगर आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा होगा तो स्पार्किंग भी क्या होगी, आपकी ज्यादा, क्योंकि धारा ज्यादा होगी तो ये रिएक्टिव वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, और रिएक्टिव वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो स्पार्किंग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा तो इस रिएक्टिव वोल्टेज का मान कम होगा, और रिएक्टिव वोल्टेज का मान कम होगा तो स्पार्किंग क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ये क्वेश्चंस पे आपसे पूछ सकता है। तो याद रखने वाला, जो रिएक्टिव वोल्टेज है इसका मान आर्मेचर धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। अगर आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो रिएक्टिव वोल्टेज बढ़ेगा, और रिएक्टिव वोल्टेज बढ़ेगा तो जनरेटर के अंदर स्पार्किंग भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। दूसरा ये जो रिएक्टिव वोल्टेज है इसका मान जो कम्यूटेशंस के अंदर जो धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन में जो समय लग रहा है उस समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई यहां से इसको यहां पर पहुंचने में, ये जो ए वाला कंडक्टर था इसको ए डैश वाली स्थिति तक पहुंचने में जो समय लग रहा है उसको लिखते हैं अपन t0 से या t नोट से लिखते हैं। तो ये t नोट क्या है, धारा की दिशा को परिवर्तित होने में दिया गया समय, मतलब इतने समय के अंदर इस चालक पदार्थ के अंदर धारा की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां से लेकर यहां तक इसको जाने में जो समय लग रहा है उसको लिखते हैं टी नोट से। और इस टी नोट के समय के अंदर क्या होता है, इस चालक पदार्थ के अंदर बहने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो रिएक्टिव वोल्टेज है, इस रिएक्टिव वोल्टेज का मान इस समय के जो दिया गया समय है उस दिए गए समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये समय का मान, इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, यदि समय का मान कम होगा तो ये रिएक्टिव वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, और रिएक्टिव वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो यहां पर स्पार्किंग भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो अगर अपन को कम्यूटेशन स्पार्किंग कम करनी है तो ये जो अपन ने टाइम दे रहे हैं इसको, ये धारा की दिशा में परिवर्तित होने में जो समय लग रहा है ये समय क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये समय ज्यादा होगा तो रिएक्टिव वोल्टेज का मान कम होगा, क्योंकि t0 जब ज्यादा होगा तो रिएक्टिव वोल्टेज कम होगा, रिएक्टिव वोल्टेज कम होगा तो स्पार्किंग भी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो आपका रिएक्टिव वोल्टेज है इसका मान 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आर्मेचर के जो चालक पदार्थ है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के तो क्या होता है, समानुपाती। दूसरा समय पर डिपेंड कर रहा है कि ये चालक पदार्थ के अंदर जो धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है। यदि लगने वाला समय का मान कम है तो रिएक्टिव वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, लगने वाले समय का मान ज्यादा है तो धारा आसानी से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपके आसानी से चेंज हो जाएगी, तो वहां पर रिएक्टिव वोल्टेज कम पैदा होगा, रिएक्टिव वोल्टेज कम पैदा होगा तो स्पार्किंग भी क्या होगी, आपकी कम पैदा होगी। तो ये हो गया आपका कम्यूटेशंस। अब आपको एक पढ़ानी है आर्मेचर रिएक्शंस के बाद में आपको पढ़ाना है केवल डीसी जनरेटर के अंदर होने वाली लॉसेस। तो जनरेटर के अंदर सिर्फ आपके 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो आर्मेचर रिएक्शंस है, दूसरा है जनरेटर के अंदर होने वाली हानियां। फिर आपका जनरेटर वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो सिर्फ दो वीडियो और बनाने, एक वीडियो तो बनेगा आर्मेचर रिएक्शंस का, दूसरा बनेगा आर्मेचर के अंदर होने वाली हानियों के बारे में। फिर आपका जनरेटर का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही जनरेटर का चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर की जो संरचना होती है बिल्कुल जनरेटर के क्या होती है समान। तो डीसी मोटर के अंदर अपन को जो समय लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें हैं वो अपन ने डीसी जनरेटर के अंदर पढ़ लिया। जो चीजें डीसी जनरेटर के अंदर पढ़ा है, जो भी संरचना डीसी जनरेटर की होती है वैसी की वैसी संरचना किसकी होती है, डीसी मोटर्स की होती है। तो वहां पर अपन को थोड़ा कम समय लगेगा, तो डीसी मोटर आपको जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी डीसी मशीन है बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए उनको आपको 100% क्लियर करना है। 100% उनको तैयार कर लो, उनके सारे नोट्स तैयार कर लो। जितने भी मैंने लिखवाया है वो सारे नोट्स आपके तैयार हो जाने चाहिए, और जितने भी आपके लास्ट के चैप्टर वो कंप्लीट कर लो। फिर जैसे डीसी मशीन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में अपन एसी मशीन चलाएंगे। तो आपका जो टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम्स होगी उससे पहले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने एक आपको वीडियो भी बनाया था, इसमें टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस के बारे में बताया था, और उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर किस चैप्टर के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा होते हैं और किन चैप्टर के अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा जो टारगेट रहेगा उन चैप्टरों को पहले करवाना होगा जिनके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपकी डीसी मशीन्स कंप्लीट होते ही हम चलाएंगे आपकी एसी मशीन्स, यानी कि 3 फेज मोटर कराएंगे, फिर सिंगल फेज मोटर, फिर अल्टरनेटर, फिर सिंक्रोनस मोटर। तो 4 मशीन हमको एसी थ्योरी के अंदर पढ़नी है, और जैसे ही हम एसी थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो अपन का जो 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियो आपके पास है उनको ढंग से तैयार करो, और जो मैं आपको टाइम से टाइम आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।